हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा चैप्टर 3 आप लोगों का चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ ली थी। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, यानी भौतिक गुण क्या क्या है धातुओं के, आघातवर्ध्य है, तन्य है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आपने पढ़ा था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, कठोर है। एक्सेप्शन आपने हर जगह देखे थे, वो आपको ध्यान में रखने हैं, मोस्टली आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, लस्टर शाइन इनमें एक होती है, यानी कि चमकदार होते हैं, एक प्रकार की धात्विक चमक होती है। और ध्वन्यता का गुण इनमें था, यानी कि सोनोरिटी जिसे आप कहते हैं या सोनोरस जिसको कहा जाता है, वहां पर क्या हो रहा था, ये एक अलग प्रकार की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये वाला गुण आपका सिर्फ धातुओं में पाया जाता है। घनत्व तो बहुत अधिक होता है, ये आपने बोला था, अलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये सब आपने धातुओं में पढ़ा था। इसके ठीक विपरीत आप अधातुओं में पढ़ते हैं, जहां पर आप क्या कहते हैं कि आघातवर्ध्यता का गुण नहीं है, तन्यता का गुण नहीं है, भंगुरता इनमें होती है, यानी पीटा जाएगा तो शीट नहीं बनेगी, बल्कि क्या होगा, चूरा इनका हो जाएगा। ठीक है, कंडक्ट नहीं कर रहे हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, फिर एक्सेप्शन आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा फिजिकल स्टेट की जब बात कर रहे हैं तो ठोस के अलावा आपको गैसीय अवस्था में भी ये मिलेंगे, यहाँ पर भी एक्सेप्शन आता है द्रव अवस्था का, जहाँ पर आप ब्रोमीन को लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये कोमल होती हैं, ये आप पढ़ते हैं। और यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं, डेंसिटी भी इनकी कम होती है, ऐसा आप पढ़ते हैं। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने धातु अधातु की पढ़ ली थी। देन हमने बोला था कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी रासायनिक गुण क्या है। अभी किसी धातु की किसी अन्य तत्व से या किसी कंपाउंड से हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब हम किसी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं या वायु के साथ हम धातु की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपने बोला क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनेगा। और ये डिपेंड करता है आपकी धातु की अभिक्रियाशीलता पर। जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो इजीली आसानी से ही ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग पकड़ रही हैं, वहीं पर जिनकी मध्य की क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही हैं और एक पतली परत चढ़ा रही हैं अपने ऊपर। और वहीं कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको कि बहुत ज्यादा समय लगता है, या आप क्या कह सकते हैं कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बिल्कुल भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर रही है। तो ये हमने देखा था, जनरली धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगी, ये आपने पढ़ा था। देन अगर वाटर से रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है, वाटर से रिएक्शन होगी तो या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा धातु का, या ऑक्साइड बनेगा, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं। और वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ आपका हर एक धातु अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ पर भी आपने कहा कुछ अभिक्रियाएं, कुछ आपके तत्व ऐसे हैं, धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे जल के साथ क्रिया कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो स्टीम यानी भाप के साथ अभिक्रिया कर रही हैं। तो ये आपने यहाँ पर पढ़ा था। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होगी, ये आप लोगों ने देखा था, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि जब वाटर से रिएक्शन हो रही है किसी धातु की तो वो कौन सी गैस वहां पर बन रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर एसिड से रिएक्शन होती है आपकी धातु की तो क्या बनता है, जब भी किसी अम्ल से धातु की अभिक्रिया होगी तो धातु का लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। और इतने सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे थे, जहाँ पर आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सभी की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जा रही थी। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराने पर उनके संगत क्लोराइड लवण निकल रहे थे और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी बन रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी ध्यान में आप लोग रखेंगे कि आपका जब भी किसी धातु की अभिक्रिया किसी लवण आपके अम्ल से कराई जाती है तो धातु का लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर अगर धातु की अभिक्रिया धातु के किसी लवण से कराई जाएगी तो क्या होगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया जो आपने पहले पढ़ी है चैप्टर में वही है, जहां पर आप कह रहे थे कि अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु को आप किसी
कम अभिक्रियाशील धातु के लवण में डाल रहे हैं तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जिसकी सक्रियता अधिक है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देगी और अपना लवणीय विलयन बना देगी, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। और इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर बच्चों सक्रियता श्रेणी को बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसमें आपके धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया था, ठीक है ना। तो इतना सब पढ़ने के बाद हमने देखा था धातु तथा अधातु के मध्य अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्टडी किया था। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि सोडियम चूंकि आपकी एक धातु है और धातु में हमने इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति देखी थी, यानी वो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं और उसके बाद अपना अष्टक पूरा करते हैं। इस प्रकार का गुण हमने धातुओं में देखा। और वहीं पर अधातुओं का गुण क्या है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की उनकी प्रवृत्ति होती है और ग्रहण करके वो अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो सोडियम में हमने देखा था यहाँ 11 आपका इसका परमाणु क्रमांक है। उदासीन अवस्था में परमाणु क्रमांक बराबर आपका प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Na के परमाणु में 11 है, ठीक है। हमने कोशों में विभाजन किया तो 2, 8, 1, पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरी में 8 आए और तीसरी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आया। क्लियर है, इस तरह से। देन हम क्लोरीन पर आते हैं। क्लोरीन आपका 17 Cl जिसे बोला जाता है, यानी 17 जिसका परमाणु क्रमांक है। उसके लिए हमने क्या देखा कि KLm, K में आपके 2 आ गए, L में आपके कितने आ गए, 8 आ गए और M में कितने आ गए, 7 आ गए, ठीक है। तो अभी दोनों को अपने अपने अष्टक पूरे करने हैं, बाह्यतम कोशों में 8 इलेक्ट्रॉन करने। तो देख लीजिए यहाँ आपका 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ आपका कितना है, 7 है। तो ये होता क्या है, यहाँ पर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि सोडियम आपकी धातु है, धातु त्यागने की प्रवृत्ति रखेगी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगी। क्लियर। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो इसकी बाह्यतम कोश अब ये वाली हो जाएगी, L वाली, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अष्टक पूरा हो गया इसका। 2, 8 इस प्रकार से 2 कोश पाए जाएंगे, K और L। और अब प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 11 है, क्योंकि प्रोटॉन आपके नाभिक में है, वहां हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कोश से इलेक्ट्रॉन को निकाला है। 1 इलेक्ट्रॉन चूंकि निकाला है, पहले आपके पास 11 थे तो अब कितने हो गए, 10 हो गए। चूंकि एक पॉजिटिव पार्ट आपका एक्स्ट्रा है तो वो आप Na के ऊपर दिखा देते हैं, Na पॉजिटिव आयन बना देता है। क्लियर। इतना हमने यहाँ पर देखा। देन हमने बोला कि वो जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है वो क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन अब आ गया है तो कितने हो जाएंगे, 8। तो ये आपकी बाह्यतम कोश है, तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अष्टक इसका पूरा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। देन प्रोटॉन अभी भी 17 ही रहेंगे, क्योंकि हमने नाभिक में तो कुछ किया ही नहीं, ना प्रोटॉनों की संख्या कम की ना ज्यादा की, तो वहां 17 ही प्रोटॉन थे, पहले भी 17 थे, अब भी 17 थे, अब भी 17 हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया है, 17 पहले थे, एक और अब कितना हो गया, 18 हो गए हैं। क्योंकि एक ऋणावेश ज्यादा आ गया है, या आप क्या बोलेंगे, एक आपका इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो वो आप यहाँ Cl के ऊपर निगेटिव का साइन लगा करके दिखा देते हैं। तो देखो दोनों ने अपने अपने क्या बना लिए, आयंस बना लिए, आयन डेवलप हो गए। ये Na पॉजिटिव आयन हो गया, ये आपका Cl नेगेटिव आयन हो गया, ठीक है। आयन बन चुके हैं और इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दान किया है क्लोरीन को, जिसके पश्चात इनके बीच में एक बंध बना है। क्योंकि आयनों के कारण वो बंध बना है तो उसको आयनिक बंध कहा जाएगा। और ये आयनिक बंध आपको क्या बना के दे रहा है, पूरा एक आयनिक यौगिक बनाकर दे रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सोडियम और क्लोरीन का आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर ये रेड कलर का आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सोडियम का, वो इसने क्लोरीन को दे दिया है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफर हो गया है, ये आप क्या कहेंगे, सोडियम ने डोनेट कर दिया है इसको और क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट कर दिया है। देन इस इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण आपका यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो उसके कारण आयनिक कंपाउंड बनेगा जो कि आपका क्या होगा, NaCl होगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को पूरा अभी बना लेंगे जल्दी से।
चलिए, तो ये आपका NaCl हो गया, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये हमने देख लिया था कि किस प्रकार से आपका सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है आपका क्लोरीन को। यहाँ पर वो क्रॉस वाला जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, वो किसका है? सोडियम का है। वो क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया है, जिससे आपका आयनिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था, उदाहरण में हमने सोडियम क्लोराइड लिया था। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जो कि एक धातु है, KLm के रूप में हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे। 281 ऐसे तीनों कोशों में हम इलेक्ट्रॉनों को भर रहे थे। इसके अष्टक अर्थात बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करने के लिए हमने क्या किया? सोडियम अपने M कोश में 7 इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक को 8 करने के लिए क्या करेगा? 7 और इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन इसको करने से बेहतर है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा, यानी 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से की अपेक्षा उससे बेहतर है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बोला, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दैट मीन्स 7 निगेटिव पार्ट आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव पार्ट उतना ही है नाभिक में। तो एटम के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतना ज्यादा निगेटिव पार्ट को वो बियर कर पाए। इस प्रकार यह M कोश से एक इलेक्ट्रॉन देकर धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेता है, यानी पॉजिटिव आयन आपका बना लेता है। अब इसके L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तथा यह बाह्यतम कोश बन जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। चलिए, ये NaCl का कुछ इस तरह से क्रिस्टल बनता है। देखो, नमक देखा होगा ना, तो नमक होता तो ठोस है, लेकिन कैसा आपका क्रिस्टल दिखते हैं उसके छोटे छोटे। ध्यान से देखो तो नमक के क्रिस्टल दिखते हैं। तो इस प्रकार की संरचना होती है आपका। एक Na जो होगा वो 4 Cl से आपका घिरा हुआ होगा। एक Cl की बात करेंगे तो वो 4 Na से आपका घिरा हुआ होगा। इस प्रकार की संरचना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? धनात्मक आवेशित सोडियम धनायन या सोडियम आयन कहलाता है, जो कि सोडियम पॉजिटिव आयन बना रहा है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है? वहां पर दान कर दिया है। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। देखो, 2 और 8, एक आप सोडियम ने दे दिया है तो 2 8 हो गया है। इस प्रकार से पहले Na में क्या थे? 2 8 1 थे, और Na पॉजिटिव में क्या है? 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कोशों में जब सोडियम उदासीन परमाणु था तब तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 8 1 आपने 3 कोशों में भर दिए। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो दान करने के बाद उसने क्या बना लिया? Na पॉजिटिव बना लिया। तो पॉजिटिव हो गया, तो अब उसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 2 कोशों में आपके आ जाएंगे। समान रूप से यदि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है? 2 8 7 है, जो कि एक क्या है? आपकी अधातु है। तो क्लोरीन के लिए उसके M कोश में से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना 7 इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा सरल होता है। यानी कि देखो, सोडियम ने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि वो उसके लिए आसान था। यहाँ पर क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान है, क्योंकि लास्ट जो बाह्यतम कोश है उसकी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 7 उसके पहले से हैं, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस प्रकार यह अपने M कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और कहाँ से करता है? Na से करता है, जो Na ने बाहर निकाला था, और ऋणावेशित हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक आपका नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। ओके, अब यह क्लोराइड आयन या ऋणायन कहलाता है, ठीक है ना। देन इसे क्या कहेंगे? Cl नेगेटिव का विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 8 का हो जाएगा, यानी जो 7 था, अब एक और इलेक्ट्रॉन वहां आ चुका है, तो 8 हो गए हैं। सोडियम तथा क्लोरीन आपस में आकर्षित होते हैं, वह मजबूत बंध बनाकर सोडियम क्लोराइड के रूप में रहते हैं, जिसे आपका क्या कहा जाता है? आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के लेन देन द्वारा बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक आपका कहा जाता है, ठीक है ना।
चलिए इसको भी यहाँ पर नोट कर लेंगे कि आपका आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध जो है वो क्या है। तो बेसिकली सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया सोडियम से, तो ये लेन देन द्वारा जो बंध बना है वो आपका आयनिक बंध है। और इस आयनिक बंध के कारण जो आयंस आपस में जुड़ करके यौगिक बना रहे हैं वो आपका क्या है, आयनिक यौगिक है या विद्युत सहसंयोजक यौगिक है। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के लेन देन द्वारा बने यौगिकों को आपका क्या कहा जाता है, विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है या आयनिक यौगिक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए तो आयनिक बंध या विद्युत सहसंयोजक बंध के बारे में आपने लिख लिया है कि आयनिक बंध या विद्युत सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म आप लोग पढ़ेंगे। एक और आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। धातु आपकी क्या है, पोटेशियम है के, ठीक है, और अधातु है आपकी क्लोरीन यानी Cl। क्लियर? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 उसी वर्ग में आता है जिसमें सोडियम है, ठीक है, बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, यानी सब कुछ 19 है उदासीन अवस्था में। क्लियर है? देन आप इसके लिए 19 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे K L M N, ठीक है, 2 8 8 1 ये आएगा। 4 कोश इसकी बनेंगी। क्लियर है? Cl के लिए लिख लेते हैं। Cl के लिए वही आपका परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 17 KLM 2 8 7 का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिले। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया है। सेम वही होगा, ये धातु है आपकी पोटेशियम, तो क्या करेगी, दान करने की प्रवृत्ति रखेगी। इसको भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके ये 8 हो जाएगा। एम वाली कोश जो है अब वो क्या बन जाएगी, बाह्यतम कोश बन जाएगी। क्लियर है? यहाँ 7 है आपके क्लोरीन में, तो एक इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम से आएगा वो यहाँ इसको 8 कर देगा। क्लियर है ना? देन आप क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का दान करने पर क्या हो जाएगा विन्यास, KLM 2 8 8। क्लियर? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ठीक है, तो बाह्यतम कोश में देखो यहां भी 8 हो गया और यहां भी 8 हो गया। क्लियर? अब हुआ क्या, जब हमने पहले पोटेशियम की बात की जिसमें आपके 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वहां पर एक कोश, 2 कोश, 3 कोश और 4 कोश आपकी बन रही थी। ठीक है ना? पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट जो 4th हाउस में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी विन्यास क्या था, 2 8 8 1 का था। क्लियर? जब हमने क्लोरीन की बात की, Cl की,
17 था जिसका, तो उसके लिए 2, 8, 7 का विन्यास था, ठीक है ना। तो ये आपका नाभिक हो गया, पहली कोश, दूसरी कोश, तीसरी कोश, ठीक है। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में आपके 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में आपके 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। फिर क्या हुआ, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ, तो ये पोटेशियम प्लस बन गया, ठीक है। और क्लोरीन ने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब इसके लिए आपका विन्यास कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है तो उसकी एक कोश आपकी समाप्त हो जाएगी, ये वाली। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कोश में, 8 दूसरी कोश में और 8 आपका तीसरी कोश में, इस प्रकार से। ये पोटेशियम का हो गया, पोटेशियम जो पॉजिटिव आयन दे रहा है। देन आपका इधर क्लोरीन की बात करेंगे, तो क्लोरीन में आपके 3 ही कोश हैं, पहले भी अभी भी 3 ही रहेंगी, बस 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ये क्लोराइड आयन आप जिसे बोल रहे थे या Cl नेगेटिव जिसे बोल रहे हैं, ये वाला आपका किसका है, ये जो यहाँ पोटेशियम से इधर आया है। क्लियर है। तो इस प्रकार से इनके बीच में यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, ओके। और आयनिक बॉन्ड बनने के बाद आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ओके। तो इस प्रकार से आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में कुछ और पढ़ा और एक और नया एग्जाम्पल देखा पोटेशियम क्लोराइड का। इसको आप अच्छे से घर में पढ़ेंगे और भौतिक गुणधर्मों की बात करेंगे हम आने वाले सेशन में। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।